हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपके अपने चैनल शुभ क्लासेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, एंशियंट हिस्ट्री को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो दोस्तों, इसके पहले हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ा था। तो दोस्तों, आई होप आपने उसको देख लिया होगा। और दोस्तों, वैदिक काल का हमने जो फर्स्ट लेक्चर अपलोड किया है तो उसको आपने देख लिया होगा। तो अब यहाँ पे वैदिक काल का यह लेक्चर सेकंड है, जिसके अंतर्गत हम यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं वैदिक नदियों के बारे में, ऋग्वैदिक राजनैतिक स्थिति के बारे में, सभा समिति तथा विदध के बारे में, वैदिक काल के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं, अन्य तथ्य जो भी इम्पोर्टेंट हैं वैदिक काल से रिलेटेड और आपके एग्ज़ाम के लिए, तो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही हम यहाँ से ऋग्वैदिक समाज के बारे में डिस्कस करेंगे, है ना, कि कैसा समाज था, आभूषण किस तरह के यूज़ किए जाते थे, ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था में किस तरह का यहाँ पे व्यवसाय किया जाता था, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही ऋग्वैदिक धर्म की स्थिति के बारे में और वैदिक काल में प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द कैसे कैसे यूज़ किए जाते थे। साथ ही वर्तमान नदियों के ऋग्वैदिक नाम क्या थे, ऋग्वैदिक देवियों के क्या नाम थे और ऋग्वैदिक टाइम में किस तरह के यज्ञ किए जाते थे। तो दोस्तों, हम इसको सभी को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखें और वीडियो को शेयर भी करते रहें ताकि और भी स्टूडेंट्स इसका यूज़ कर पाएँ। ओके, तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं कि जो ऋग्वैदिक टाइम पे जो नदियाँ बहती थीं तो उनका आज के टाइम पे क्या आधुनिक नाम है। तो दोस्तों, ये भी एग्ज़ाम में यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो जो कुंभा नदी थी तो वह काबुल नदी को बोला जाता था, परुष्णी रावी नदी को बोला जाता था, सदानीरा गंडक रिवर को बोला जाता था, सतुद्री सतलज नदी को बोला जाता था। तो ये कुछ प्रमुख नदियां हैं जो वैदिक टाइम पीरियड में इनको अलग अलग नामों से इनको जाना जाता था। इसके साथ अब देखते हैं दोस्तों, ऋग्वैदिक टाइम पीरियड में राजनैतिक स्थिति क्या थी, क्या आज के जैसी ही राजनैतिक स्थिति थी। तो ऋग्वैदिक टाइम पीरियड का समझते हैं। तो कबीलाई, तो उस टाइम पे जो राजनीतिक स्थिति, तो जो कबीलाई होते थे, जो कई लोगों का समूह होता था, तो कबीलाई जो संरचना पर आधारित ग्रामीण संस्कृति थी, है ना, अलग अलग ग्रुप में लोग रहते थे और वह पूरी तरह से ग्रामीण संस्कृति थी। राजा को जनस्य कहा जाता था, मोपाप कहा जाता था, पुरभेता, विस्पति, गणपति या गोपति कहा जाता था। ठीक है। साथ ही स्त्रियां जो होती थी वह सभा समिति और विदत में भाग लेती थी। मीन्स यहाँ से ऐसा लग रहा है कि यहाँ से महिलाओं की जो स्थिति थोड़ा अच्छी हो रही है, क्योंकि यहाँ पे स्त्रियों को भी सभा समिति और विदत में भाग लेने का अधिकार था। ठीक है। जो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी वह कुल अथवा परिवार थी। ठीक है। जन प्रशासन, जन जो था, जो लोग थे वह प्रशासन की सर्वोच्च इकाई होते थे। राजा नियमित रूप से स्थायी सेना नहीं रखता था, क्योंकि उस टाइम पे परमानेंट सेना रखना बहुत ही खर्चीला होता था और उस टाइम पे इतनी इकोनॉमी नहीं होती थी कि वह एक स्थायी परमानेंट सेना को रख सके। ठीक है। अब देखते हैं सभा के बारे में। तो सभा श्रेष्ठ बृहद अभिजात लोगों की एक संस्था थी। ठीक है। तथा कुछ न्यायिक अधिकार भी प्राप्त थे सभा को। समिति जो होती थी तो यह जनसाधारण की एक संस्था थी। अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापत्र की पुत्रियां भी कहा गया है। ठीक है। अब देखते हैं कि जो विदत है, तो विदत के बारे में समझते हैं कि विदत संभवतः यह आर्यों की एक प्राचीनतम संस्था थी। विदत में लूटी गई वस्तुओं का बंटवारा होता था, है ना। तो विदत में क्या होता था, एक अगर इसमें कोई धन अगर लूटा जाता था, कहीं से वस्तुएं लूटी जाती थी, उसका बंटवारा होता था। ऋग्वेद में विदत का सर्वाधिक 122 बार प्रयोग हुआ था। विदत में आध्यात्मिक विचार विमर्श भी होता था। साथ ही उत्तर वैदिक काल में इसे समाप्त कर दिया गया था, है ना। तो जैसे ही नेक्स्ट जो उत्तर वैदिक टाइम पीरियड है तो वहाँ से विदत में जो लूटपाट का जो सामान होता था, जो बांटने की प्रथा थी, इसको पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। ओके। नेक्स्ट है कि वैदिक काल के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से थे, जैसे कि सप्त सैंधव। तो सप्त सैंधव जो था तो वह सिंधु, रावी, ब्यास, झेलम, चिनाब, सतलज तथा सरस्वती का क्षेत्र था। तो ये प्रमुख क्षेत्र हैं। तो सप्त सैंधव बेसिकली जो रिवर्स होती थी जितने भी नॉर्थ में, तो सप्त सैंधव क्षेत्र वहीं पे प्रेजेंट था। ठीक है। ब्रह्मवर्त, तो ब्रह्मवर्त में क्या था, तो जो ब्रह्मवर्त है वह दिल्ली के समीप के क्षेत्र को बोला जाता था। वहीं ब्रह्मर्षि,
तो यह गंगा यमुना दोआब को बोला जाता था। ध्यान में रखना है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आर्यावर्त, तो आर्यावर्त किसको बोलते थे? तो हिमालय से विंध्याचल पर्वत का जो क्षेत्र था वो आर्यावर्त के नाम से जाना जाता था। दक्षिणापथ, तो यह विंध्याचल पर्वत के दक्षिण का भाग होता था। ठीक है। और उत्तरापथ किसको बोला जाता था? तो वह विंध्याचल के उत्तर में हिमालय का जो प्रदेश है उसको उत्तरापथ के नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों ये कुछ प्रमुख वैदिक काल के प्रमुख वैदिक क्षेत्र हैं जो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण थे, बहुत ही ऐतिहासिक थे। तो हमने इसको देखा। ओके। अब जो है अन्य तथ्य, कुछ और भी कुछ फैक्ट्स हैं जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, तो हम उनको डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। ओके। तो देखते हैं अन्य तथ्य के बारे में। तो अथर्ववेद के अनुसार राजा को आय का 1/16वां भाग मिलता था। ठीक है। तो अथर्ववेद के अनुसार राजा को जो आय का कितना मिलता था? तो 1/16वां भाग मिलता था। ठीक है। वैदिक काल में बलि एक क्या था? तो बलि एक टैक्स था, एक कर था। ठीक है। ऐतरेय ब्राह्मण में पुत्री को, है ना, ऐतरेय ब्राह्मण में पुत्री को कृपण कहा गया है। क्या बोला गया है दोस्तों? कृपण बोला गया है। तो दोस्तों आप वीडियो को शेयर करना मत भूलें और वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि यह जो सीरीज़ है आप इसमें जितने अच्छे से एक एक लेक्चर आप पूरा देख पाएंगे तो दोस्तों आपके अंदर एक ऐसी, आपके माइंड में एक ऐसी इमेज क्रिएट होगी, उसमें आप बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जो आप आसानी से अपने एग्ज़ाम में टिकल कर पाएंगे। ओके। तो इसको देखना मत भूलें और लास्ट तक देखें और वीडियो को शेयर भी करते रहें दोस्तों। तो जो ऐतरेय ब्राह्मण में पुत्री को क्या बोला जाता है दोस्तों? तो कृपण कहा गया है और दुखों का स्रोत बताया गया है। ठीक है। और ऋग्वैदिक काल में जनता बलि एवं कर्मकांड में ज़्यादा विश्वास करते थे। ओके। अब देखते हैं कि ऋग्वैदिक समाज होता कैसा था। ठीक है। तो ऋग्वैदिक समाज के बारे में समझते हैं दोस्तों। तो ऋग्वैदिक जो समाज था, सामाजिक संबंध का आधार था वह गोत्र या जन्म मूलक संबंध था। ठीक है। व्यक्ति की पहचान गोत्र से होती थी। समाज में कुछ हद तक समता मूलक थी। ठीक है। ऋग्वैदिक काल में समाज 3 भागों में विभाजित था। एक पुरोहित है, राजन्य और सामान्य में विभाजित था। अब इसके बाद देखते हैं तो ऋग्वैदिक के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त में 4 वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। ठीक है। समाज जो होता था वह पितृसत्तात्मक समाज था, परंतु स्त्रियों की स्थिति थोड़ा बेहतर थी। ठीक है। बट जैसे कि हमने बताया कि स्त्रियों की बेहतर इस परस्पेक्ट में खराब थी कि उन्हें अगर कोई भी स्त्रियों को एक कृपण के रूप में माना गया है, और दोस्तों कृपण के रूप में माना गया है तो उनको और दुखों का कारण बताया गया है। ठीक है। बट हद तक यहाँ पे स्त्रियों की जो स्थिति वह काफ़ी बेहतर थी। ठीक है। स्त्रियों का उपनयन संस्कार किया जाता था तथा शिक्षा की व्यवस्था की जाती थी। ओके। तो यहाँ पे स्त्रियों की जो व्यवस्था, स्त्रियों को जो उपनयन संस्कार किया जाता था ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी, और साथ ही शिक्षा की व्यवस्था अगर उनको उस टाइम भी प्रोवाइड की जा रही थी तो अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम था। ओके। स्त्रियां जो होती थी वह सभा, समिति एवं विदत में भाग ले सकती थी। महिलाओं को पति के साथ यज्ञ में भाग लेने का भी अधिकार था। बहुत बढ़िया है कि महिलाओं को पति के साथ यज्ञ में भाग लेने का भी अधिकार था। अपाला है, घोषा है, लोपामुद्रा है, विश्वास तथा सिकता को वैदिक ऋचाएँ लिखने का श्रेय दिया जाता है। ठीक है दोस्तों। अब समझते हैं बाल विवाह है, तालाक है, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बहुपत्नी प्रथा का प्रचलन नहीं था। बहुत बड़ी बात है दोस्तों कि ऋग्वैदिक काल में जो बाल विवाह है, तलाक है, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बहुपत्नी प्रथा का प्रचलन नहीं था। ठीक है। जो विधवा विवाह एवं नियोग प्रथा का प्रचलन था। ठीक है। विधवा विवाह एवं नियोग प्रथा का प्रचलन था। इस काल में दास प्रथा प्रचलित थी, परंतु दासों को घरेलू कार्यों में लगाया जाता था। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों कि दास प्रथा तो प्रचलित थी, परंतु दासों को घरेलू कार्यों में लगाया जाता था, न कि कृषि कार्यों में। ठीक है। जीवन भर अविवाहित रहने वाली लड़कियों को अमाजू कहा जाता है। ठीक है। अगर कोई लड़की विवाह नहीं करती है तो उसको अमाजू के नाम से जाना जाता था। मुख्य जो भोजन पदार्थ है वह चावल और जौ था। घोड़े का मांस अश्वमेध यज्ञ के अवसर पर खाया जाता था। ठीक है। साथ ही घोड़े का मांस जो है वह अश्वमेध यज्ञ के दौरान खाया जाता था। और गाय को अघन्या
अघन्या बोला गया है, ना मारने योग्य बोला गया है। ठीक है, तो गायों की उस टाइम पे गौहत्या नहीं की जाती थी। ठीक है, अब देखते हैं आभूषण के बारे में कि ऋग्वैदिक काल में आभूषण को क्या बोला जाता था, किस नाम से जाना जाता था। तो कर्ण शोभन, कान के आभूषण को कर्ण शोभन के नाम से जाना जाता था। कुरीर, कुरीर क्या बोला जाता था, सिर पर धारण करने वाला एक आभूषण था। निष्क, निष्क गले का आभूषण था। ज्योचनी, ज्योचनी अंगूठी को बोला गया है। और निशाक स्वर्ण आभूषण को बोला गया है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ज्योचनी शब्द का क्या अर्थ है, तो ज्योचनी शब्द का जो अर्थ था वह आभूषण था। ओके, अब देखते हैं ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था। तो जो ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था थी तो यह पूर्णतः ग्रामीण संस्कृति थी। पशुचारण मुख्य तथा कृषि गौण व्यवसाय था। ठीक है, मेन जो यहाँ पे था वह पशुचारण था और साथ ही मुख्य कृषि तथा कृषि गौण व्यवसाय था। मतलब कृषि पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, केवल पशुचारण पर ध्यान दिया जाता था। संपत्ति का जो मुख्य रूप था वह गोधन था। ठीक है, आर्य मुख्यतः 3 धातुओं सोना है, जैसे कि कांसा व तांबा का उपयोग करते थे। ठीक है, तो सोना, कांसा और तांबा का उपयोग करते थे। ठीक है, तांबे और कांसे के लिए अयस शब्द का उपयोग किया जाता था। क्या किया जाता था दोस्तों, तो तांबे और कांसे के लिए अयस शब्द का उपयोग किया जाता था। ये लोग जो होते थे तो वैदिक सभ्यता, वैदिक टाइम पीरियड के जो लोग थे वह लोहे से परिचित नहीं थे। यह भी आपको ध्यान रखना है। लोहे का जो प्रयोग हुआ है वह उत्तर वैदिक काल में हुआ है। ठीक है, ऋग्वेद में एक ही अनाज जौ का उल्लेख मिलता है। ठीक है, एक ही अनाज जौ का उल्लेख मिलता है दोस्तों। और वस्त्र बनाना प्रमुख शिल्प था। ठीक है, वस्त्र बनाना यहाँ का प्रमुख शिल्प था। ये काम कौन करती थी, तो स्त्रियां करती थी। ऋग्वेद में कपास का उल्लेख नहीं मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है कि ऋग्वेद का जो उल्लेख है तो वह ऋग्वैदिक टाइम पीरियड में नहीं मिलता है। ठीक है, कपास का उल्लेख ऋग्वैदिक टाइम पीरियड में नहीं मिलता है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों वीडियो को आप देखते रहें एंड तक और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, इसको वीडियो को शेयर करते रहें ताकि और भी स्टूडेंट इसका यूज़ कर पाएँ। ओके, व्यापारियों को पणी कहा जाता था। ठीक है, क्या बोला जाता था, तो व्यापारियों को पणी कहा जाता था। और मुद्रा के रूप में निष्क एवं शतमान का उल्लेख मिलता है, परंतु ये नियमित मुद्रा नहीं थी। ठीक है, तो व्यापारियों को क्या बोला जाता था, तो पणी बोला जाता था। और मुद्रा के रूप में निष्क एवं शतमान का उल्लेख मिलता है, परंतु ये नियमित मुद्रा नहीं थी, यह भी आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों समझते हैं यहाँ से ऋग्वैदिक धर्म की स्थिति के बारे में। ओके दोस्तों, ऋग्वैदिक धर्म की स्थिति के बारे में जानते हैं कि जो यहाँ के लोग थे वह बहुदेववादी होते हुए भी एकेश्वरवाद में विश्वास रखते थे। धर्म मुख्यतः प्रकृति पूजक एवं यज्ञ केंद्रित था। ओके, और प्राकृतिक शक्तियों का मानवीकरण कर उनकी पूजा की जाती थी, है ना। प्राकृतिक शक्तियों का मानवीकरण कर उनकी पूजा की जाती थी। इंद्र को गाय खोजने वाला बोला गया है। शर्मा कुतिया को बोला गया है। और वृषभ बैल को बोला गया है। व सूर्य को अश्व के रूप में पूजा की जाती थी। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख देवी देवता थे जिनकी ऋग्वैदिक टाइम पीरियड में उनकी पूजा की जाती थी। ठीक है, अब देखते हैं कि ऋग्वैदिक देवकुल में देवियों की संख्या नगण्य थी, है ना। ऋग्वैदिक काल में अगर देखा जाए तो ज़्यादातर जो पूजा की जाती थी तो वह देवताओं को की जाती थी, न कि देवियों की जाती थी। ठीक है, 33 देवताओं की 3 श्रेणियां बांटी गई थी। आकाश का देवता, अंतरिक्ष का देवता और पृथ्वी का देवता भी। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों, आकाश के देवता में दौश है, वरुण है, मित्र है, सूर्य है, पूषण है और विष्णु आदित्य आदि हैं जिनकी पूजा की जाती थी। अंतरिक्ष के देवता में इंद्र होते थे जो सर्वप्रमुख थे। वायु हैं, पर्जन्य है, यम है और प्रजापति, है ना, इनका उल्लेख मिलता है। पृथ्वी के देवता के रूप में पृथ्वी की पूजा की जाती थी। अग्नि की, सोम की, बृहस्पति आदि की पूजा की जाती थी। ठीक है, दौश क्या होता था दोस्तों, तो दौश जैसा कि हमने बताया कि दौश आकाश का देवता माना गया है। ठीक है, को ऋग्वैदिक कालीन देवों में सबसे प्राचीन माना जाता है। ठीक है, तो दौश को आकाश के देवता को सबसे प्राचीन देवता माना गया है। ठीक है, ऋग्वैदिक टाइम पीरियड में। ओके, तो दोस्तों आप इस टाइम पे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे होंगे और दोस्तों वीडियो को शेयर करते रहें। ठीक है, ताकि
और भी जो स्टूडेंट्स हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इसका यूज़ कर पाएँ। ओके, अब देखते हैं कि ऋग्वेद में इंद्र को समस्त संसार का स्वामी माना गया है एवं वर्षा का देवता माना गया है। अग्नि है देवताओं एवं मनुष्यों के बीच में मध्यस्थता के लिए जाना जाता है। वरुण को ऋतस्य गोपा कहा गया है। ठीक है, वरुण को क्या बोला गया है तो ऋतस्य गोपा बोला गया है। और सोम को पेय पदार्थ का देवता माना गया है ऋग्वैदिक टाइम पीरियड में। ओके, जो गायत्री मंत्र है तो गायत्री मंत्र आज भी बोला जा रहा है। ठीक है, तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद के गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में उल्लेखित है। इसकी रचना विश्वामित्र ने की थी जो सूर्य को समर्पित है ना। तो ऋग्वैदिक मंत्र का जो गायत्री मंत्र का जो आज भी उच्चारण किया जा रहा है तो यह किसको समर्पित है दोस्तों, तो वह सूर्य को है। ओके, ऋग्वैदिक धर्म की जो दृष्टि है वह मानवीय तथा इहलौकिक थी। इसमें मोक्ष की संकल्पना नहीं थी। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ओके, अब देखते हैं कि उपासना की जो विधि प्रार्थना और यज्ञ थी। यहाँ पे जो उपासना की विधि थी वह प्रार्थना और यज्ञ थी। ठीक है, यज्ञ के स्थान पर प्रार्थना का अधिक प्रचलन था। ओके, ऋग्वैदिक टाइम पीरियड में अगर देखा जाए तो यज्ञ के स्थान पर अगर सबसे अधिक किसी पर बल दिया गया तो वह प्रार्थना पर ज़्यादा बल दिया जाता था। ओके, अब देखते हैं कि वैदिक काल में प्रयोग किए जाने वाले कुछ शब्द हैं जो आपको ध्यान में रखना है। ये डायरेक्ट आपके फैक्ट्स बनते हैं और यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में होते हैं। ओके, तो यहाँ पे राजा को क्या बोला जाता था, गोप्ता बोला जाता था। अतिथि को गोहंता या गोहन बोला जाता था। युद्ध को क्या बोला जाता था, गवेष्टु गेसु या गम्य बोला जाता था। ठीक है, साथ ही गाय को अघन्या बोला गया है। लांगल हल को बोला गया है। ठीक है, लांगल किसको बोला गया, हल को। सीता किसको बोला गया तो खेत में हल चलाने के बाद बनी जो नालियां होती थी, ठीक है, निशान होते थे, उसको सीता बोला गया। बढ़ई तक्षण को बोला गया है। नाई वाप्ति को बोला गया है। ठीक है, साथ ही मरुस्थल को धन्य बोला गया है। अनाज को धान्य बोला जाता था। उर्वरा जुते हुए खेत को बोला जाता था। खिल चारागाह को बोला जाता था। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है ना। इनको आप बिल्कुल से रट लें क्योंकि ये ऐसे हैं कि आपको रटना ही पड़ेगा। ये कॉन्सेप्चुअल बेस्ड नहीं है। ओके, बेकनाट सूदखोर को बोला गया है। बाजपति यह चारागाह प्रमुख होता था। ठीक है, साथ ही कुलप परिवार का प्रधान होता था। और स्पष्ट वह कौन होते थे तो गुप्तचर होते थे। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों और वीडियो को आप शेयर करते रहें ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो अब जानते हैं कि वर्तमान नदियों के ऋग्वैदिक नाम क्या क्या थे। ठीक है, तो जो क्रम है वह कुर्रम नदी को, ठीक है, कुभा काबुल नदी को, बितस्ता झेलम नदी को बोला जाता था। विपाशा व्यास नदी को, दृष्टावती घग्गर नदी को, अस्कनी किसको बोला जाता था तो चिनाब नदी को, पुरुषणी रावी नदी को, शतुद्री सतलज नदी को और सदानीरा गंडक को बोला जाता था। ठीक है, अब देखते हैं कि ऋग्वैदिक टाइम पीरियड में कौन कौन सी ऐसी देवियां हैं जिनकी पूजा की जाती थी। तो ऋग्वैदिक देवियों में जो आता है स्थान, अदिति बोला जाता था। उषा के नाम से इनको जाना जाता था। पृथ्वी के नाम से, आपह, रात्रि के नाम से, अरण्यानी के नाम से और इला के नाम से। ठीक है, तो एग्जाम में पूछा जाएगा कि ऋग्वैदिक टाइम पीरियड में है ना कौन कौन सी देवियों का वर्णन है, तो वह आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है और ऋग्वैदिक टाइम पीरियड का जो लास्ट टॉपिक है, तो आप इसको भी अच्छे से देख लें और समझ लें कि ऋग्वैदिक यज्ञ किस तरह के होते थे। ठीक है, तो इसको समझते हैं दोस्तों कि ऋग्वैदिक जो यज्ञ किए जाते थे उसमें जो पहला था राजसूय यज्ञ था। तो इसमें राजा के सिंहासनारोहण से संबंधित था, है ना, राजा के सिंहासन आरोहण से संबंधित था। वाजपेय यज्ञ, तो यह शौर्य प्रदर्शन व मनोरंजन से संबंधित यज्ञ था। ठीक है, अब इसके बाद जो है अश्वमेध यज्ञ। तो अश्वमेध यज्ञ किससे संबंधित था दोस्तों,
अश्वमेध यज्ञ जो था वह राजनीतिक विस्तार हेतु घोड़े की इस पर बलि दी जाती थी, घोड़े की बलि दी जाती थी। इसमें कुछ सैनिकों के साथ घोड़ा को स्वतंत्र रूप से छोड़ा जाता था और वह घोड़ा जितने क्षेत्र तक जाता था, जितने टेरिटरी तक जाता था, वहाँ तक वह राजा का अधिकार हो जाता था। ठीक है, तो वहाँ तक राजा का अधिकार हो जाता था। और जो लास्ट है तो अग्निष्टोम यज्ञ जो होता था, तो इसमें देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दी जाती थी। ठीक है, तो अग्निष्टोम में क्या होता था, तो इसमें देवताओं को प्रसन्न किया जाता था, जिसमें अग्नि के सामने अग्नि को पशु बलि यहाँ पे दी जाती थी। तो दोस्तों ये हमारे एंशिएंट हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4 है। इसके पहले हमने फर्स्ट सेकंड 2 पार्ट हमने बनाया है। इंडस वैली सिविलाइजेशन का पीरियड के हो गए, 2 पार्ट वैदिक टाइम पीरियड के हो गए हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में जो डिस्कस करेंगे, तो इसमें हम उत्तर वैदिक काल के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके दोस्तों, तो आप दोस्तों वीडियो को आप शेयर करते रहें और ये जो फैक्ट्स हैं इनको आप अच्छे से एक बार देख लें। इनको अगर आप एक बार इनको समझ लेंगे तो आपको एग्ज़ाम बहुत आसान हो जाएगा और आप आसानी से अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।